हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट, होम साइंस की महामैराथन क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2 फेजेज़ में है। यानी जो पहला चरण है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर में होगा, एंड जो दूसरा चरण है उसका एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने वाला है। एंड आपका जो होम साइंस का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में भी होगा, क्योंकि पहले ही फेज़ यानी 6, 7 लगभग और 21 दिसंबर को आपका पहला चरण है। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। ऑलरेडी आपका जो नवंबर है वो जाने वाला है, एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका लगभग 1 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6 दिसंबर के आसपास आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि ये जो मैं स्पेशली एलटी ग्रेड एग्ज़ाम वालों के लिए जो मैं लगातार मैराथन क्लासेस ले रही हूँ, इनको आप कंप्लीट करके देखिए। उसके साथ साथ जो हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं उनको भी एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए। मतलब फास्ट तरीके से भी वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो 2018 का जो हमने PYQ सॉल्व किया है उसको देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड इसके बाद जो सेशन है वो मैं स्पेशली रिसर्च के लिए ला रही हूँ, जो कि आपकी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, एग्ज़ाम पास है, क्योंकि इसके बाद आपका दिसंबर लास्ट या 31 से आपका वो UGC नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयारी तो आपको लगातार करनी ही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लगातार आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी इमेजेस के थ्रू जो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आप सभी लोग आंसर ज़रूर दिया करिए। तो इस तरह से होगा कि मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम में 2 बार आपके कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डालूंगी, जिनके आप आंसर करके अपनी जो तैयारी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपके 25 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी आपके प्रसार, शिक्षा और सामुदायिक विकास में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आज हम करने वाले हैं। तो 25 से आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। इस सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हों। ठीक है। 25 तक हमने क्वेश्चन किए थे, एंड 25 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 26 से। ठीक है। 26 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि प्रसार कार्यकर्ता की योग्यता। ठीक है। तो यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रसार कार्यकर्ता की योग्यता दिया हुआ है पहली सूची में, और दूसरी सूची में दिया है उसके महत्व। ठीक है। तो आपको दोनों को मैच करना है। अब देखिएगा, जो आपका पहला है वो है तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज। बी है आपका मानवीय संबंध कौशल यानी ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। एंड जो सी है आपका वो है आपका अच्छा संचार कौशल यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल। एंड डी है आपका समर्पण और विश्वास यानी आपका एक तरीके से बिलीफ की बात करें। तो यहाँ पे अगर हम मिलान के थ्रू बात करें तो आपका जो 26 है उसका मिलान कैसे होगा बताइएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बताइएगा, और नीचे आपके कोड दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा करना इजी नहीं है, क्योंकि सेकेंड पेजेस में भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो मैं इसका आंसर आप सभी को बता देती हूँ, आप आराम से मैच कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके ऑप्शंस की, तो जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए यानी तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज जो है उसका अगर हम मैच करेंगे तो आपका मैच होगा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक। ठीक है। यानी जो सेकंड है वो आपका ए होगा। ठीक है, ये वाला। वहीं अगर मानवीय संबंध कौशल की बात करेंगे तो मानवीय संबंध कौशल का आपका जो मिलान होगा वो होगा आपका
समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने के लिए आवश्यक, यानी इसका होगा फोर्थ, यानी बी का आपका होगा फोर्थ। वहीं अगर हम अच्छा कौशल जो आपका संचार कौशल है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसका होगा आपका ज्ञान और सूचना को सरल और स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक। तो इसका आपका सी का थर्ड हो जाएगा, तो ये आपस में ही मैच हो जाएगा। वहीं डी की बात करें यानी समर्पण और विश्वास, तो डी का जो आपका मैच होगा वो होगा लोगों को प्रेरित करने और विश्वास जीतने के लिए आवश्यक, यानी ऑप्शन पहला आपका इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ अगर मैं राइट आंसर की बात करूँगी तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। यानी देखो तकनीकी ज्ञान यानी समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान देने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज़रूरी, ठीक है। सेकंड था मानवीय संबंध कौशल, समुदाय के साथ सहयोग स्थापित करने, उनकी भावनाओं को समझने और एक साथ काम करने के लिए ज़रूरी, यानी आवश्यकताओं को समझना शॉर्ट तरीके से कह दें। वहीं अच्छा संचार कौशल की बात करें तो जटिल वैज्ञानिक जानकारी को किसानों गृहिणियों की भाषा में बदलने के लिए ज़रूरी, यानी ज्ञान को सरल रूप में पहुंचाना। एंड समर्पण और विश्वास की बात करें तो आपका क्या था, जब कार्यकर्ता स्वयं अपने काम और तकनीक में विश्वास रखता है तभी वह समुदाय का विश्वास जीता है, तो यानी इसका आपको मैच होता है लोगों को प्रेरित करना। सो इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का सही क्रम। तो यहाँ पे रोजर्स के द्वारा दी गई नवप्रवर्तन दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके जो स्टेप्स हैं उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा एक तरफ दिया है रुचि, जागरूकता, दत्तक ग्रहण, परीक्षण और फिफ्थ है आपका मूल्यांकन। बताइएगा इसका आपका सीक्वेंस कैसे लगेगा। आपको नीचे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, बताइएगा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का जो आपका क्रम है वो कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके क्रम की तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका होगा अवेयरनेस, यानी जो आपका जागरूकता है ये सबसे पहले होगा। उसके बाद होगा आपका इंटरेस्ट आएगा सेकंड में। इंटरेस्ट आने के बाद अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद आप क्या होगा, ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद लास्ट में आप अडॉप्ट कर लेंगे, यानी ये आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से अगर हम क्रम की बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जागरूकता सबसे पहले, यानी व्यक्ति को पहली बार पता चलता है। देन उसका इंटरेस्ट आता है, यानी उत्सुक होता है, जानकारी जुटाता है। फिर मूल्यांकन करता है, मानसिक रूप से ये देखता है कि भाई लाभ हानि का आकलन करता है, क्या ये जो तकनीक है ये सही है, उपयोगी है। फिर ट्रायल करता है, यानी व्यक्ति छोटे पैमाने पर प्रयोग करता है। लास्ट में दत्तक ग्रहण, यानी व्यक्ति प्रयोग से संतुष्ट होने पर नई तकनीकी को स्थायी रूप से क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा। नेक्स्ट है प्रसार कार्यक्रम नियोजन, ठीक है, यानी प्रोग्राम प्लानिंग के चक्रीय चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए पहला है आपका पुनर्विचार मूल्यांकन, सेकंड है समस्या का आकलन स्थिति का विश्लेषण, थर्ड है कार्य योजना का क्रियान्वयन, फोर्थ है आपका लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, और फिफ्थ है आपका कार्य योजना का निर्माण। तो बताइएगा इसका जो क्रम लगेगा वो कैसे लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा क्रम इसका कैसे अरेंज होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके करेक्ट आंसर की तो सबसे पहले होगा समस्या का आकलन, ठीक है, यानी जो सिचुएशन है उसका आप एनालिसिस करेंगे, स्थिति का विश्लेषण करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो आपका सेकंड नंबर पे आएगा वो होगा आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, गोल्स और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप सेट करेंगे, यानी ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे कार्य योजना का निर्धारण, ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका होगा कार्य योजना का क्रियान्वयन,
ये आपका 4th नंबर पे होगा और लास्ट में आपका क्या होगा, मूल्यांकन और पुनर्विचार, ये आपका 5th नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा। और यहाँ पे मैं आपके सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, ये जो PDF है वो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। समस्या का आकलन, स्थिति विश्लेषण यानी जानना कि हम कहाँ हैं, वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो सिचुएशन है वो। फिर है लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण यानी तय करना कि हमें कहाँ जाना है। देन है कार्य योजना का निर्माण यानी लक्ष्यों तक पहुँचने का तरीका, व्हाट, हाउ, व्हेन, हो वगैरह वगैरह। कार्य योजना का क्रियान्वयन यानी योजना को ज़मीन पर उतारना, एक्शन करना। ठीक है, पुनर्विचार और मूल्यांकन यानी देखना कि लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत जिस पर यह आधारित है। सीखने का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, या फिर डी है समूह गतिशीलता का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत जिस पर यह आधारित है, क्वेश्चन 29 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन 30 है आपके सामने। प्रसार शिक्षा की प्रकृति है औपचारिक और निर्देशात्मक, बी है अनौपचारिक और निर्देशात्मक, सी है अनौपचारिक और लोकतांत्रिक, और डी है औपचारिक और लोकतांत्रिक। तो प्रसार शिक्षा की जो प्रकृति है वो आपको बताना है। क्वेश्चन 30 तो ये है आपकी अनौपचारिक और लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। प्रसार शिक्षा में संपूर्ण परिवार दृष्टिकोण यानी आपका एक तरीके से फैमिली जो अप्रोच है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस हैं केवल परिवार के मुखिया को शिक्षित करना, बी है केवल महिला सदस्यों को प्रशिक्षित करना, सी है परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम में शामिल करना, एंड डी है परिवार को केवल वित्तीय सहायता देना। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में संपूर्ण परिवार दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, और इसका जो आंसर है वो है आपका परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों में क्या करना, शामिल करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रसार कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शंस हैं आपके केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला, बी है सरकारी योजनाओं को लागू करने वाला, सी है परिवर्तन अभिकर्ता और सुविधादाता, और डी है केवल सलाहकार। तो प्रसार कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 32 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है परिवर्तन अभिकर्ता और सुविधादाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट है 33। वह सिद्धांत जो कहता है कि प्रसार कार्य लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए, एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो है सहयोग का सिद्धांत, बी है आवश्यकता एवं रुचि का सिद्धांत, सी है संतुष्टि का सिद्धांत, एंड डी है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। तो क्वेश्चन है वह सिद्धांत जो कहता है कि प्रसार कार्य लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका आवश्यकता एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नीड्स एंड आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो कोई भी प्रसार कार्य करता है तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उन लोगों को वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा ना करे जिनके लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका 34 एंड क्वेश्चन है आपका प्रचार कार्यकर्ता नियोजन का तार्किक क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके क्रियान्वयन, आकलन, मूल्यांकन और लक्ष्य,
बी है आकलन, लक्ष्य, कार्य योजना, क्रियान्वयन एंड मूल्यांकन। सी है आपका लक्ष्य, आकलन, कार्य योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। डी है कार्य योजना, क्रियान्वयन, आकलन, मूल्यांकन एंड देन लक्ष्य। तो बताइएगा क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, देखो यहाँ पे हमेशा जो मूल्यांकन है वो लास्ट में ही आता है, तो ऑलरेडी ये गलत हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें भी लक्ष्य लास्ट में आ रहा है, तो डी भी गलत हो गया। तो बचे आपके सी एंड आपका बी ऑप्शन। और यहाँ पे लक्ष्य पहले है यानी गोल पहले है और यहाँ असेसमेंट पहले है, तो यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, यानी आकलन, लक्ष्य, कार्य योजना, क्रियान्वयन एंड देन आपका लास्ट में मूल्यांकन आता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, यानी नियोजन का सही क्रम है आकलन यानी जानना कि हम कहाँ हैं, लक्ष्य कहाँ जाना है, कार्य योजना कैसे जाना है, क्रियान्वयन यानी जाना, और मूल्यांकन मानना पहुँचे या नहीं, तो वो सारा कार्य पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किसी कार्यक्रम की प्रभावशीलता जानने के लिए सबसे आवश्यक चरण कौन सा है, क्रियान्वयन, बजट, मूल्यांकन या फिर डी है संचार। ठीक, तो किसी कार्यक्रम की प्रभावशीलता जानने के लिए सबसे आवश्यक चरण कौन सा है, तो ये है आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी। ठीक, तो मूल्यांकन वह चरण है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त कर पाया है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, कार्यक्रम के बीच में, कार्यक्रम नियोजन के चरण में ही, और डी है जब बजट पास होता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कब शुरू होती है। 36 का करेक्ट आंसर है कार्यक्रम नियोजन के चरण में ही। ठीक है, ऑप्शन सी, तो यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, प्रसार कार्यकर्ता को समुदाय के साथ रिपोर्ट क्यों स्थापित करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन है केवल मित्रता बढ़ाने के लिए, बी है सरकारी नियम है, सी है विश्वास, सहयोग और समझ स्थापित करने के लिए, एंड डी है धन इकट्ठा करने के लिए। बताइएगा। क्वेश्चन 37, सो राइट आंसर है आपका विश्वास, सहयोग और समझ स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो रिपोर्ट का अर्थ है विश्वास और सद्भाव का संबंध, यानी यह सफल संचार और स्वैच्छिक भागीदारी के लिए अत्यंत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका 38, प्रसार कार्यक्रम नियोजन को एक चक्रीय प्रक्रिया क्यों माना जाता है। जो आपका प्रसार कार्यक्रम है, ठीक है, यानी आपका एक तरीके से एक्सटेंशन जो आपका प्रोग्राम है उसको एक चक्रीय प्रक्रिया क्यों माना जाता है। ऑप्शन है यह कभी समाप्त नहीं होता, बी है वह एक ही जो आपकी समस्या है उस पर बार बार काम करता है, सी है मूल्यांकन के निष्कर्षों का उपयोग अगले नियोजन चरण यानी आकलन में किया जाता है, एंड डी है यह समयबद्ध नहीं है। तो बताइएगा प्रसार कार्यक्रम नियोजन को एक चक्रीय प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी मूल्यांकन के निष्कर्षों का उपयोग अगले जो आपका नियोजन है उस चरण में किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 39, विधि प्रदर्शन यानी मेथड जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य उसका क्या है। परिणाम दिखाना, बी है कौशल सिखाना, सी है केवल जागरूकता बढ़ाना, एंड डी है मनोरंजन करना। तो विधि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विधि प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका कौशल सिखाना।
ऑप्शन बी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। वह विधि जो समुदाय में विश्वास पैदा करने में सबसे प्रभावी है। रेडियो, पोस्टर, परिणाम प्रदर्शन या फिर डी है बुलेटिन। तो वह विधि जो समुदाय में विश्वास पैदा करने में सबसे प्रभावी है वो विधि आपकी है परिणाम प्रदर्शन। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। ठीक, चलिएगा 41 क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है। समूह चर्चा, गृह भेंट, प्रदर्शनी या फिर डी है टेलीविजन। तो कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका व्यक्तिगत संपर्क विधि, वो है आपका गृह भेंट, होम विजिट। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका संचार प्रक्रिया में नॉइज़ क्या है। संचार जो प्रक्रिया है यानी कम्युनिकेशन जो आपका प्रोसेस है उसमें नॉइज़ पूछा गया है। तेज आवाज़, बी है संचार में बाधा डालने वाला कोई भी तत्व, सी है संचार प्राप्तकर्ता एंड डी है संचार भेजने वाला। तो संचार प्रक्रिया में जो नॉइज़ है वो क्या है। व्हाट इज़ नॉइज़ इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो ये जो है ये है आपका संचार में बाधा डालने वाला कोई भी तत्व जो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर का काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से बाधा डाल रहे हैं, वो हैं आपके। ठीक है, यानी वो आपका ख़राब इंटरनेट भी हो सकता है, जटिल भाषा हो सकती है, सांस्कृतिक अंतर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, दत्तक ग्रहण की दर को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शंस हैं आपके प्रसार कार्यकर्ता की उपस्थिति, बी है सरकारी नियम, सी है नवप्रवर्तन की सापेक्षिक लाभप्रदता और डी है स्थानीय त्यौहार। तो दत्तक ग्रहण की दर, ठीक है, को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ये है आपका नवप्रवर्तन की सापेक्षिक लाभप्रदता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा में राय निर्माता की भूमिका किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। एक चरणीय संचार मॉडल, बी है दो चरणीय संचार प्रवाह मॉडल, सी है रेखीय मॉडल एंड डी है चक्रीय मॉडल। तो प्रसार शिक्षा में राय निर्माता की भूमिका किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। ओपिनियन लीडर, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दो चरणीय संचार प्रवाह मॉडल, यानी 2 स्टेप आपका फ्लो जो आपका मॉडल है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए तो यहाँ देखिएगा जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें आपका सेंडर है, मैसेज है, आपका चैनल है एंड उसके बाद करें रिसीवर है। ठीक, और यहाँ पे फीडबैक भी होता है, डिकोडिंग हो जाता है, इनकोडिंग एंड ये नॉइस आपका बीच में पड़ता है, यानी एक तरीके से बैरियर का काम करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हेल्प करेगा आपको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उनका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं कक्षा को अधिक रंगीन बनाना, बी है समय बचाना, सी है सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और स्थायी बनाना एंड डी है केवल लागत में वृद्धि। तो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और स्थायी बनाना। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। और ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा भी चुकी हूँ। 1948, 1952, 1957, 1960। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ डेट है वो आपकी है 1952।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपकी गांधी जयंती है यानी 2 अक्टूबर है तब शुरू हुआ है, और ये जो इसका उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों को बहुआयामी विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो है। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक विकास की सफलता का मुख्य आधार क्या है। 47 क्वेश्चन है आपका, एंड आपके ऑप्शंस हैं विदेशी फंडिंग, बी है आपका केवल सरकारी कर्मचारी, सी है आपका जन भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व, एंड डी है केवल नई तकनीकी। बताइएगा 47 का जो करेक्ट आंसर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जन भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व, ऑप्शन सी चलेगा। 48 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भारत में पंचायती जो आपका राज व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती जो आपका राज सिस्टम है उसका किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो आपका संशोधन है वो है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ जो आपका गवर्नेंस है उसको मजबूत किया गया, जो सामुदायिक विकास का एक क्या था, आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ICDS का जो आपकी योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल प्रौढ़ शिक्षा, बी है कृषि विकास, सी है बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं का स्वास्थ्य और पोषण, एंड डी है ग्रामीण सड़कों का निर्माण। तो जो ICDS है उस योजना का जो स्टूडेंट उद्देश्य है वो उद्देश्य था आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती माताओं, स्तनपान कराने वाली माताओं का स्वास्थ्य और पोषण। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो ईयर है वो याद रखिएगा 1975 में शुरू किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कई बार आपके इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो मुख्य ध्यान है वो किस पर था। SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। ऑप्शन हैं ग्रामीण रोजगार, बी है आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना, सी है ग्रामीण आवास, एंड डी है केवल मजदूरी देना। तो जो ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसका जो मुख्य ध्यान था वो था आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास, आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इसके बाद जो हम सेशन लेकर आएंगे वो होगा आपका रिसर्च का, जो आपके LT ग्रेड में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। यानी टॉप 50 क्वेश्चन हम रिसर्च के करेंगे, और इतने क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए तो काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। यहाँ तक अगर आप UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके होम साइंस में आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बिल्कुल देर ना कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, कुछ नया ज़्यादा पढ़ने का ट्राई मत कीजिएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नया नया मत ढूंढिए, कुछ जो आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उनको रिवीजन कीजिए, और लगातार जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस समय अगर कुछ नया पढ़ेंगे तो शायद वो जो पुराना आपने किया है वो आप भूल सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, जो हम लगातार प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं आप उनको कंटिन्यू तरीके से देखिए, चाहे फास्ट तरीके से ही देखिए, बट पूरी क्लास देखा करिए। और जब भी क्लासेज आए उतने समय अगर आप देख लेंगे तो फिर बाद के लिए
रह नहीं जाता। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं चलो बाद में देख लेते हैं, उसके चक्कर में वो चीज़ें छूट जाती हैं। इससे अच्छा है कि जब भी क्लास हो उसी समय खाना बनाते वक्त भी आप चला के बढ़िया देख सकते हैं। तो काम करते करते भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट तो अच्छा है ना। तो इसका लाभ उठाइए और मिलते हैं अगले सेशन में। लगातार ऐसे ही आपको सेशन मिलते रहेंगे। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।